जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध 62 के साथ में, उसी प्रकार से 14 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 से यहाँ पर 62 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 62 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 14 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 से यहाँ पर 62 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, 12 से 62 बनाने के लिए सबसे पहले तो इस 12 का किया गया है 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए 12 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 12 पंजे 60 और यहाँ पर कितना लिखा गया है 62। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है 60 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 62। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 12 का 5 गुना किया गया है और जो संख्या आई है उसके अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 62। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 14 के अंदर और इस 14 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 14 का हम करेंगे 5 गुना। तो यहाँ पर देखिए 14 का 5 गुना करेंगे तो बन जाएगा 14 पंजे 70 और मेरे भाई 70 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो 70 और 2 मिलकर बन जाएगा 72। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 72। अब हमें देखना है कि 72 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो आंसर संख्या 72 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 5, 5 के बाद में दिया गया है 10, 10 के बाद में दिया गया है 8, 8 के बाद में दिया गया है 32, 32 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 180 और 180 के बाद में पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए सीरीज वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले 5 से कितना बन रहा है 10, 5 से 10 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 5 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 5 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है 8, तो यहाँ पर 10 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 में से क्या कर दें 2 को घटा दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8। फिर देखिए 8 से कितना बन रहा है 32, 8 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32। फिर देखिए 32 से कितना बन रहा है 30, 32 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 32 का क्या कर दें यानी कि 32 में से -2 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30। अब इसी प्रकार आगे देखिए 30 से कितना बन रहा है 180, तो 30 से 180 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 का क्या कर दें 6 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30 छिके 180। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 180 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ 2 गुना, उसके बाद में क्या हुआ -2, फिर उसके बाद में क्या हुआ 4 गुना, उसके बाद में क्या हुआ -2, फिर उसके बाद में क्या हुआ है यानी कि 6 गुना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 गुना के बाद में हो जाएगा -2, यानी कि 2 गुना -2, 4 गुना -2, 6 गुना अब हो जाएगा यहाँ पर -2। यानी कि यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 180 में से -2 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 178 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 178 है। अब हमें देखना है कि संख्या 178 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 178 में दी गई है ऑप्शन है ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 10 जुलाई के बाद में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से छठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्तियों में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने रैंकिंग टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को मैंने आपको आसानी से सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, और यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यदि आपको याद था तो इस प्रश्न को आपने आसानी से सोल्व किया होगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, हमसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां थी, यानी कि लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए एक सिरे से वाणी किस स्थान पर है, छठे स्थान पर है, और दूसरे सिरे से वाणी किस स्थान पर है मेरे भाई, 8वें स्थान पर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8, ठीक है। यानी कि ये तो हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। यानी कि दायां और बायां हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमें निकालना है टी, यानी कि टोटल लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो एल के स्थान पर हम रखेंगे कितना 6, उसके बाद में आर के स्थान पर रखेंगे कितना 8 है, और यहाँ पर क्या करना है -1। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 8 मिलकर बन जाएगा कितना 14, और यहाँ पर माइनस का 1 है तो 14 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 14 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। यानी कि लड़कियों की पंक्ति में कितनी, यानी कि कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, कुल लड़कियों की संख्या है 13। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से छठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या है 13। अब हमें देखना है कि 13 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 13 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है
तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में LOVE को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में TEAR के लिए कूट क्या होगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि किसी कूट भाषा में LOVE को 54 लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में TEAR को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पता करना है कि LOVE को यहाँ पर 54 कैसे लिखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए LOVE को यहाँ पर 54 लिखा गया है कैसे। जब भी आपको अल्फाबेट लेटर के सामने संख्या दी जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई L आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। L के बाद में है O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर है। O के बाद में क्या है V आता है कितने नंबर पर, 22 नंबर पर है। और V के बाद में क्या है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। अब यहाँ पर इन सभी अंकों को यानी कि इन सभी संख्याओं को हम क्या करें कि यहाँ पर 54 आ जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 12 और 15 मिलकर बन जाएगा 27, 27 और 12 मिलकर बन जाएगा 49, 49 और 5 मिलकर बन जाएगा 54। यानी कि आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का नंबरिंग करके जितना भी नंबर आया है उन सभी को आपस में जोड़कर यहाँ पर लाया गया है 54। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, TEAR के लिए कूट ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि TEAR इसका कूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का करेंगे नंबरिंग। मेरे भाई ध्यान से देखिए, T आता है कितने नंबर पर, तो आप सभी को पता है T आता है 20 नंबर पर है। T के बाद में क्या है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। E के बाद में क्या है A आता है 1 नंबर पर है। A के बाद में है R आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। अब इन सभी को यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ध्यान से देखिए 20 और 5 मिलकर बन जाएगा 25, 25 और 1 मिलकर बन जाएगा 26, 26 और 18 मिलकर बन जाएगा 44। यानी कि TEAR इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 44। अब हमें देखना है कि 44 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर 44 हमें दिया गया है ऑप्शन D के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन D हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। इस टाइप के प्रश्न को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। या तो इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करेंगे, आमने सामने की संख्याओं को देखकर सोल्व करेंगे, या फिर इस टाइप के प्रश्न को सीरीज टाइप में सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आमने सामने की संख्याओं को देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 4 के सामने लिखा गया है 16। तो 4 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16। फिर इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 7, यानी कि यहाँ पर 7 दिया गया है और 7 के जस्ट सामने दिया गया है 49। तो 7 से 49 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 6 के सामने कितना लिखा गया है, 36 है।
6 से 36 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 36 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 9 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सभी का क्या किया गया है? वर्ग किया गया है, यानी कि स्क्वायर किया गया है। तो 9 का भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? आप सभी को पता है 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि संख्या 81 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 81 हमें दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। टाइफाइड जो आंतें होती है उनको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। इसी के साथ में पूछा जाता है अगला प्रश्न है कि आंख के किस भाग का दान किया जाता है, या फिर नेत्र दान के समय नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो मेरे भाई नेत्र दान के समय नेत्र के कोर्निया भाग का दान किया जाता है। इसी के साथ में यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? तो मेरे भाई याद रखना मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? 4 कक्षक होते हैं, जिनमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोजा था वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है गॉस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन सी है अवास्तविक तथा उल्टा और ऑप्शन डी है अवास्तविक तथा सीधा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न पर क्या कर सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
सी। और मेरे भाई एक पॉइंट आप जरूर याद रखना, जो ध्वनि तरंगे होती है ये किसके माध्यम में, यानी कि ध्वनि तरंगों को किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है। ऑप्शन ए है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन सी है कवक के द्वारा, और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा संभव है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। तो मेरे भाई याद रखना, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को करेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं और दोनों प्रश्न के अंदर स्टूडेंट 90% क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कैसे? एक प्रश्न तो बनता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है या फिर रूपांतरित किया जाता है, और ये यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित या बदला जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा,
विद्युत मोटर के द्वारा। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यहीं से पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो मेरे भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई इस YouTube चैनल पर क्लासों का शेड्यूल देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पहली क्लास देखने को मिलेगी मॉर्निंग के अंदर 7 बजे। उसके बाद में दूसरी क्लास आपको मॉर्निंग के अंदर देखने को मिलेगी 11 बजे। और उसके अलावा आपको इवनिंग के अंदर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा 8:30 बजे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।